झूम आउट करता येतं का तुला? वरती बटन असेल, तू इथे उभं राहा, मी करतोय. झूम आउट कर. तू ये ना इकडे. इधर तो ठीक है. चलो, आर यू गाइस रेडी? पीसी का सेटिंग कैसे क्या चेंज हो गया? नाला का तुम कहाँ से आके बीच में? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पे. काय करू दे का सेटिंग करून नाही ठेवला आतापर्यंत? ठीक है फाइन. चलो स्टार्ट करें. बाबरे, थैंक यू सो मच. गुड डे. ठीक है, ऑल ब्लेसिंग्स. पढ़ाई करो मस्त. ठीक है, चलो बाय बाय. जाओ पढ़ो, जाओ, टाइम पास मत करो. एक मिनट. हाँ, उसको काय को क्या मेरे दिया? ले लिया ना. चलो बेस्ट ऑफ लक डू. मिलता जा. चलो स्टार्ट करेगा इस. ओके, कल हमने केस लॉ के अंदर छोड़ा था. 2 केसेस हमने देखे थे, फटाफट रिवाइज कर लो. पहले केस का नाम क्या था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. क्या था? जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन. ठीक है, जनरल ऑफर के अंदर कुछ कंडीशन मेंशन किए हैं, तो वो कंडीशन कंप्लाई करने के बाद ही ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है. जनरल ऑफर देने वाला कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि भाई साहब कि उसने जो ऑफर दी थी वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए थी. वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. दूसरा हमने केस कौन सा देखा था? बुल्टन वर्सेस जोन्स, जिसके अंदर हमने देखा कि आप जब ऑफर देते हो तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को देते हो. ठीक है, बिजनेस ट्रांसफर होने की वजह से ऑफर ट्रांसफर नहीं होता. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले ऐसा ना. तो कल हमने उसका डिसीजन भी लिख लिया था. बोलो हाँ या ना. आज इतने शान शान क्यों दिख रहे हो? क्या हो गया तुमको? किसने बहुत झापा क्या पकड़ के, या मारा? कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ में आज. कुछ तो क्या, कुछ कांड हो गया क्या लाइफ में? हाँ, क्या है ऐसे? क्या उखड़े उखड़े दिख रहे हो? क्या हो क्या गया? कहीं मालूम क्या चल रहा है तो लाइफ में तुम्हें. चलो स्टार्ट करते हैं. ध्यान देना, फोकस करना अच्छे से. ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट केस लॉ के ऊपर आज हम जा रहे हैं. नेक्स्ट केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ठीक है, ये केस सुना है कभी किसी ने? पहले 2 केसेस के नाम लो वापस से. पहला कौन सा था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जनरल ऑफर वाला. दूसरा कौन सा था? बुल्टन वर्सेस जोन्स. याद है सबको? हाँ है ना? दिस इज लालमन शुक्ला वर्सेस क्या बोले एक बार जो से गौरी दत्त. नाउ ये केस के अंदर क्या हुआ था, फटाफट फटाफट जानते हैं. बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना. इस केस का मेन सार है बच्चा खो गया. मेन सार क्या बोले एक बार? बच्चा खो गया. ठीक है, सो एक बच्चा था गौरी दत्त का. गौरी दत्त का नेफ्यू था. नेफ्यू मतलब क्या होता है? पुतने. पुतने. सो सो एक नेफ्यू था पुतन्या, और जो भी था भूतन्या. और वो एक दिन गौरी ने दत्त ने उसको ऐसे ही खेलने के लिए बाहर भेजा. तो किधर तो भी घूम गया, भाग गया. ठीक है, गौरी दत्त ने उसको फुग्गा दिया तो फुग्गे के साथ उड़ गया. ठीक है, और फिर गौरी दत्त रोने लग गए, हाय बच्चा खो गया, बच्चा खो गया, हाय. तो उसका जो मुनीम था लालमन शुक्ला, वो उससे देखा नहीं गया कि उसकी मालकिन रो रही है जोर जोर से. उससे देखा नहीं गया, तो वो बेचारा
बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब जब वो बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गया, उसके बाद में गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला ढूंढने के लिए निकल जाने के बाद एक इनाम डिक्लेयर किया कि जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा, गौरी दत्त उसको 10 लाख रुपए देगी, 5 लाख रुपए देगी, वॉट एवर में भी द अमाउंट। क्लियर है आंसर? और फिर लालमन शुक्ला को ये ऑफर के बारे में अवेयरनेस ही नहीं था। शाम को वो बच्चे को किधर से दो भी पकड़ के ढूंढ ढांड के ला लिया, और फिर उसने देखा कि अरे गौरी दत्त ने तो 501 रुपए का इनाम, जो भी वॉट एवर में भी द अमाउंट, ये डिक्लेयर किया है। तो लालमन शुक्ला ने आने के बाद में लड़के को पकड़ा और बोले पैसा। तो गौरी दत्त बोली काय का पैसा? लालमन बोले बच्चे को ढूंढने का पैसा, तुमने इनाम डिक्लेयर किया ना। गौरी दत्त बोली तेरे को कैसे का पैसा चाहिए? तो ये बोले अरे तुमने इनाम डिक्लेयर किया तो इनाम मुझे चाहिए। गौरी दत्त बोली पर जब मैंने इनाम डिक्लेयर किया उसके पहले ही तू बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गया था। तो मुझे एक बात बताओ मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे बताओ क्या यहाँ पे लालमन शुक्ला को पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? द केस इज कॉल्ड एज एक्टिंग विदाउट ऑफर। बिना ऑफर को सुने जब कोई भी पर्सन वर्क करता है, काम करता है, तो वो उस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस और नो। चलो आ जाओ साइड में, फटाफट नाम लिख लो नेक्स्ट केस का। केस का नाम क्या है फटाफट बोलो सब जन। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। केस नंबर 3 लालमन शुक्ला। आज मौसम कुछ बेईमान लग रहा है मेरे को। क्या हुआ? पहले 2 लेक्चर में झापा के किसने तुमको? क्या मोटिवेशन दिया या क्या कुछ डाटा वाटा? कुछ भी नहीं। सबका एक साथ ब्रेकअप हो गया क्या तुम्हारा? तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। पॉइंट नंबर 1, द पर्सन एक्टिंग विदाउट ऑफर, the person acting without offer is not eligible for benefits of offer, is not eligible for the benefits of the offer, even if person executes the act of acceptance, he cannot claim the performance of offer. He cannot claim performance of क्या बोले एक बार उसे? offer. क्लियर सबने? जोर से बोलो यस और नो। ओके, केस किस बारे में था? रेफरेंस क्या लिखोगे? बच्चा खो गया या बच्चा उड़ गया, जो लिखना है लिखो। उसमें पहला लिखना एक्टिंग विदाउट ऑफर, दूसरा लिखना है बच्चा खो गया, चलो डन एवरीबॉडी। लाइव स्ट्रीम में सबको आवाज विवाद सब क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कृपया कमेंट करके मेंशन कीजिएगा प्लीज। ओके, सबका लिखना हो गया गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट वाला केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त होने के बाद में नेक्स्ट वन, अगला केस आता है हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। ठीक है, एक बार इस केस को डिस्कस करते हैं। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर देना, फोकस करना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये केस क्या हुआ था? केस थोड़ा सा अजीब है, इसलिए बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। पहली मैं बात मेंशन कर दूं, केस आपको लॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, पहले ही मेंशन कर दूं, लॉजिकली आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा तो नॉर्मली आजकल पार्लेंस, कॉमन पार्लेंस में होता है, बट इट वाज ओल्ड केस, और ओल्ड केस के हिसाब से ही इसको देखना। भले ही लॉजिकली आपको एक्सेप्टेबल ना लगे, बट स्टिल केस ऐसा ही है, ये समझ के चलिए प्लीज। ठीक है, अब केस क्या था? सबसे पहले मैं आपको मेंशन करता हूं, स्टीवनसन नाम का रेलवे कंपनी था। कौन सा बोले एक बाजू से? स्टीवनसन। समझो ट्रांसपोर्ट कंपनी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज ये देते थे। अब स्टीवनसन के पास हैंडरसन नाम का एक बंदा गया। कौन बोले एक बाजू से?
हैंडरसन. सो अपन स्टीवनसन को एस बोलते हैं, लेट्स से हैंडरसन को एच बोलते हैं. हैंडरसन नाम का बंदा स्टीवनसन ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास गया और उसने एक जगह से जाके दूसरी जगह पे जाने का एक टिकट बुक किया. सो ही जस्ट बुक्ड टिकट. और टिकट जब इसने बुक किया तो इसको जब टिकट मिला तो ये टिकट का फ्रंट था. लेट्स से दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द टिकट. और फ्रंट पार्ट के ऊपर सब डिटेल्स लिखे थे, जैसे नाम लिखा था हैंडरसन का, दूसरी चीज वगैरह लिखी थी, फ्रॉम कहां से है टिकट, टू कहां तक है, डेट लिखा था, टाइम ऑफ डिपार्चर लिखा था, ठीक है. और ऐसी बहुत सारी चीजें फ्रंट ऑफ टिकट पे लिखी थी और नीचे स्टैम्प वैम्प दिया था कंपनी का कि भाई साहब ये टिकट ऐसा है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो. और ये टिकट के बैक ऑफ द टिकट पे, ऑन द बैक, जब टिकट को पीछे पलट के देखा गया तो उसके ऊपर एक कंडीशन मेंशन थी कि अगर आपका लगेज ड्यूरिंग द ट्रैवल अगर मिसप्लेस हो जाए, क्या हो जाए बोले एक बार उसे, मिसप्लेस, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मुआवजा दिया जाएगा, लेट्स से $100 का. ऐसा टिकट के बैक पे लिखा था. एक्चुअली 100 भी नहीं, वो $10 ही था फ्रैंकली. सो $10 का आपको मुआवजा दिया जाएगा, ये बोला गया था. लेकिन टिकट के बैक पे अब आपका लॉस कितने का उससे फर्क नहीं पड़ता. आपका लॉस 10 लाख 5 लाख पूरे सोने की बैग घूम गई तो भी फर्क नहीं पड़ता. टिकट के पीछे उन्होंने $10 लिखा था. और भी कुछ कंडीशंस थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है केस लॉ के लिए, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है. तो और भी कुछ कंडीशन लिखे थे. अब हैंडरसन ने स्टीवनसन से टिकट निकाला और उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया. और एक दिन ट्रैवल करते करते उसकी बैग जो थी, वैल्यूएबल्स जो उसके थे, बैग जो थी वो गुम गई, वो चोरी हो गई. वो बैग जैसे ही चोरी हो गई, हैंडरसन ने स्टीवनसन के ऊपर केस ठोक दिया. इसलिए केस का नाम है हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन. तो हैंडरसन ने स्टीवनसन के ऊपर केस ठोक दिया कि भाई साहब मेरे 5 लाख का जो मुआवजा मेरे को चाहिए, मेरी 5 लाख की बैग चोरी हो गई है. 5 लाख की बैग, उसके अंदर बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत वैल्यूएबल चीजें थी, मेरे को 5 लाख चाहिए. स्टीवनसन ने बोला 5 लाख तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारी टिकट के ऊपर लिखा है $10. हम $10 तक के ही मुआवजा तुमको दे सकते हैं. हैंडरसन बोला ये कैसी बात हुई, मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ है, मेरे को 5 लाख चाहिए. स्टीवनसन बोला पर जब हमने टिकट के ऊपर लिखा है कि तुझे $10 ही मिलेगा तो 10 ही मिलेगा. हैंडरसन बोले कहां लिखा है, तो बोले बैक ऑफ द टिकट, दिस इज द बैक ऑफ द टिकट, टिकट के पीछे देख ले. हैंडरसन बोलता अच्छा बैक ऑफ टिकट पे लिखा है, पर मुझे कैसे पता कि टिकट के बैक के ऊपर कंडीशंस है, मुझे कैसे पता टिकट के बैक के ऊपर कंडीशंस है. स्टीवनसन बोलता अरे तूने पलट के देखना चाहिए था ना. हैंडरसन ने बोला तूने फ्रंट में कहां लिखा था ऐसा पीटीओ करके कि पीछे देखो करके. मैंने आगे देखा और मैंने देखा कि भैया उसके ऊपर फ्रॉम टू करके है, डेस्टिनेशन है, जाने का जगह है, मेरा नाम लिखा है, समय लिखा है, जितना भी इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग के लिए चाहिए था वो फ्रंट ऑफ टिकट पे प्रेजेंट था. तो मैंने टिकट पलटा ही नहीं और तूने पलटने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया. तो अगर तुमने पलटने के लिए, टिकट पलटने के लिए तुमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो मुझे ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है. ये हैंडरसन ने क्लेम किया. स्टीवनसन बोलता है ऐसे थोड़ी होता है, तुमको टिकट दिया तुमने फ्रंट बैक दोनों चेक करना चाहिए. हैंडरसन बोलता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जहां है वहां पे तुमने मेंशन करना चाहिए कि कितनी लाइबिलिटी है, या फिर तुमने वहां पे अट्रैक्शन सीक करना चाहिए, अटेंशन सीक करना चाहिए हमारा, जहां पे कंडीशन लिखी गई है. तुमने हमारा अटेंशन सीक नहीं किया, फ्रंट ऑफ टिकट पे कहीं पे भी पीटीओ वगैरह मेंशन नहीं है, तो पीछे की कंडीशन मुझे अप्लीकेबल नहीं है, मेरे को पूरा कंपेंसेशन चाहिए. तो मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे बताओ कंपेंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? सब जन बोलो फटाफट, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहां पे हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन में हैंडरसन पूरा कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है बिकॉज अटेंशन टुवर्ड्स द प्राइमरी कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन अट्रैक्टेड. अटेंशन सही जगह पे अट्रैक्टिव. हाँ, फ्रंट ऑफ द टिकट पे कहीं पीटीओ वगैरह मेंशन रहा तो बैक की कंडीशन अप्लीकेबल होगी. पर मैंने जैसे पहले मेंशन किया ये ओल्ड केस है. ये कैसा केस है सब जन बोले एक बार, ओल्ड केस. और आपको ऐसा लॉजिकली लगेगा सर आजकल भी तो कहां मेंशन होता है, आज भी हम अगर टिकट लेते हैं तो हम फ्रंट बैक खुद चेक करते हैं, आज भी टिकट के ऊपर पीटीओ नहीं लिखा रहता तो भी सब कंडीशन अप्लीकेबल होते हैं. इसलिए मैंने आपको प्राइमरीली बोला केस बहुत ओल्ड है, उस वक्त ये डिसीजन आया है. हालांकि आपको इस डिसीजन में से लर्न क्या करना है, आपको ये लर्न नहीं करना है फ्रंट और बैक ऑफ द टिकट. आपको क्या लर्न करना है कि भाई साहब सही कंडीशन की तरफ अटेंशन सीक करना जरूरी है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो. केस लॉ इज जस्ट एन एग्जांपल, उसको आप साइड में रख दीजिए, आप इसमें से रूल बाहर निकाल लीजिए. रूल क्या है कि इंपॉर्टेंट कंडीशंस के ऊपर अटेंशन लेना चाहिए. एक बार सब जन बोलेंगे, क्या बोलना है? इंपॉर्टेंट बोलो,
इंपॉर्टेंट कंडीशंस के ऊपर अटेंशन लेना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? बाकी ये डिस्प्यूट है सर, अगर आज के डेट में पीटीओ नहीं लिखा गया और बैक पे कंडीशन मेंशन है तो क्या सर आज के डेट में एप्लीकेबल होता है? तो मैं मेंशन करना चाहूंगा प्रैक्टिकली आज के डेट में फ्रंट ऑफ द टिकट पे पीटीओ नहीं भी लिखा रहा तो भी बैक की कंडीशन एप्लीकेबल होती है, पर वो आज के डेट में, ठीक है? ये 70-80 साल पहले नहीं था, ठीक है? ये ब्रिटिशर्स के जमाने का केस लॉ है और उस वक्त के हिसाब से ही इसको देखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आज के सिनारियो से इसको कंपेयर प्लीज ना कीजिएगा, आप लर्निंग लीजिए और बाहर निकल जाइए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस सर नो। चलो आ जाइए अपने केस लॉ के टेबल के ऊपर, नाम डालिए चौथा वाला केस फटाफट। फोर्थ केस, हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। Henderson versus Stevenson. The attention of the parties to contract shall be attracted towards conditions of offer. Conditions for which no attention is sought. शॉर्ट का स्पेलिंग क्या होता है? SEUGST, SOUGST, SOUGST ना? इस शॉर्ट, शॉर्ट पता है ना? शॉर्ट ही होता है ना? और CBSE ICSE कोई सीख का क्या होता है? सोटा नहीं रे नालायक। Condition for which the attention is sought are only applicable for contract. Parties can claim damages for conditions not shown to them. Full stop. किस बारे में है केस लॉ? ट्रैवलिंग, ट्रैवल टिकट, लगेज मिसप्लेस, एक्सेट्रा। डन एवरीबॉडी? गाइज कोई को कोई? अरे क्या हो क्या गया तुमको? किसने मारा के क्या आज तुमको? क्या टीचर्स डे स्पेशल चल रहा है क्या दिल के अंदर? बोलो ना तो कुछ, कैसे ऐसे मुरे मुर्दे जैसे बैठे हो तुम? का खाना खा क्या है? क्या किसने पेल पेल के खिलाया तुमको? अरे आवाज तो निकालो। हाय, दर्शन करे, लॉ की क्लास, तुम्हारे लॉ लगे हैं, कैसे मरे मुर्दे जैसे बैठे हो? क्या हो क्या गया आज? क्या है? मैं नहीं पढ़ा सकता ऐसे? हाँ हाँ, मेरे को रिप्लाई चाहिए। गधे को पैर कितने? 3 भी बोलो मेरे को प्रॉब्लम, 5, 6, 15 बोलो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान है सबका? वापस से सिम। क्या हो गया तुमको? कल तो अच्छा छोड़ के गया था लाइन। अच्छा, लाइन जाने के बाद कुछ किया क्या तुमने? कि अभी तक थकावट चल रही है तुम्हारी? अरे तो बोलो ना। तो 2 केसेस हो गए, देख ही रहा मैं। वापस आ गया जीवन में ही है, और 4 केसेस पढ़ाएगा, जिंदगी झंड करेगा। बोलो कुछ, जीवन में क्या कर रहे हो? लेट्स गो। केस समझ में आया पक्का? हाँ, अब जान में जाना है मेरे। लेट्स गो, अगले केस के ऊपर जाऊं मैं पक्का? चलो बहुत बढ़िया, सांडदार। हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन हो गया, बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट, ओले वर्सेस, अच्छा हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा केस है, पार्कर वर्सेस एसी रिलायंस कंपनी। ठीक है,
अब ये एग्जैक्टली हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन के अपोजिट वाला केस है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, टिकट के ऊपर कंपेंसेशन लिखा था और उसकी तरफ अटेंशन भी अट्रैक्ट कर लिया था, मतलब टिकट के ऊपर फ्रंट में पीटीओ लिखा था और पीछे अटेंशन भी सीख कर लिया था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर टिकट के फ्रंट में पीटीओ लिखा है और पीछे आपका कंपेंसेशन लिखा है तो कंपेंसेशन अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा, जरूर अप्लीकेबल होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ टिकट पे तुमने क्या लिखा है, पीटीओ, एंड यू हैव सीक द अटेंशन ऑन द स्पेशल कंडीशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो आपने जहां पे हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन लिखा है, अच्छा इस केस को मैं एक बार रीड करता हूं, चाहिए तो मतलब आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। पी डिपॉजिटेड अ बैग इन अ क्लॉक रूम। क्लॉक रूम पता है व्हाट इज क्लॉक रूम? रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हो, लिखा था, सब जन बोलो क्या लिखा था फ्रंट में, सी बैग। वन ऑफ द कंडीशन प्रिंटेड ऑन द बैग इज लाइबिलिटी ऑफ द रेलवे कंपनी शॉल बी लिमिटेड टू $10 ओनली। बैक में सी बैक लिखा है, बैक पे क्या लिखा है, सिर्फ ₹10 का ही कंपेंसेशन मिलेगा। पी's बैग वॉज लॉस्ट, पी का बैग गुम गया। ही क्लेम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बैग अमाउंट दैट इज $24। मुझे एक बात बताओ, $10 मिलेगा या 24 मिलेगा? 10 मिलेगा, क्योंकि उसको सी बैक करके अटेंशन सीक किया गया है। तो आप ऊपर आ जाइए, केस जो आपने हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन लिखा उसी के नीचे सेम नंबर में हमको रखना है, और कीजिए ओके इसको, और लिखिए क्या, पार्कर वर्सेस एसई रेल एंड कंपनी। पार्कर वर्सेस एसई रेल एंड कंपनी। ये केसेस सुने नहीं थे क्या तुमने? फाउंडेशन में ये नहीं हुए थे? जोर से बोले ऐसा ना, चलो कोई नहीं, अभी अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। चलो कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ या ना। ओके, पार्कर वर्सेस एसई रेल एंड कंपनी के बाद में अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाले केस के ऊपर। नेक्स्ट वाला केस आपका आ रहा है फिल्थहाउस वर्सेस बिंडले, ठीक है। फिल्थहाउस वर्सेस क्या बोले एक बाजू से, बिंडले। केस 2 बार आएगा आपको, कितने बार आएगा बोले एक बाजू से, 2 बार। ये एक जगह अभी आ रहा है कि ऑफर शॉल नॉट बी बर्डन, और दूसरा इसके अंदर एक हिडन डिसीजन है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक है। 2 डिसीजन इसके अंदर है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक फिल्थहाउस नाम का बंदा था, उसका बिंडले नाम का फ्रेंड था। फिल्थहाउस ने बिंडले को एक लेटर लिखा कि मेरे पास एक कार पड़ी है, ठीक है, और वो कार मैं तुझे बेचना चाहता हूं, वो कार मैं तुझे बेचना चाहता हूं 10 करोड़ में। कितने करोड़ में बोले एक बार? 10 करोड़। समझो कार है मारुति सुजुकी ऑल्टो, नैनो ले लो, चलो। तो ये कार मैं तुझे बेचना चाहता हूं कितने करोड़ में बोले एक बार? जो से 10 करोड़ में, ठीक है। अगर तूने 7 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला, तो मैं ये मान लूंगा कि तूने कार खरीद ली। तूने 7 दिन में कुछ भी नहीं बोला, तू साइलेंट रहा, तूने रिजेक्शन नहीं दिया, तो मैं मान लूंगा कि तूने कार खरीद ली। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 7 दिन तक के सामने वाला पर्सन चुप है, उसने कुछ इग्नोर कर दिया, कुछ सुना ही नहीं, तो क्या ऑटोमेटिकली कार परचेस हो जाएगी? जोर से बोलो, हो जाएगी? नहीं। 2 प्रिंसिपल है इसके अंदर। पहला प्रिंसिपल, ऑफर शॉल नॉट पुट अ बर्डन ऑन ऑफरी। ऐसा बर्डन नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी किसी के ऊपर आप बर्डन प्लेस नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसे तो कितने सारे बर्डन बन सकते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया ये फोन, मैंने मैडम को बोला मैडम मेरे को आपको ये फोन बेचने का है, और ये फोन मैं तुमको 1 करोड़ में बेचेगा, ठीक है। मैं मान लूंगा ये फोन मैं तुमको 1 करोड़ में बेच रहा हूं, अगर 1 दिन में तुमने बॉयफ्रेंड नहीं पटाया तो। अगर सच में नहीं पटा पाए तो क्या फोन 1 करोड़ में चला जाएगा मैडम को? अरे जोर से, ये तो कुछ भी बर्डन हो सकता है ना, अरे बोलो ना हाँ या ना। बर्डन तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ना, इम्पॉसिबल एक्ट भी लिख सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर पॉसिबल एक्ट होना चाहिए, आप इम्पॉसिबल एक्ट भी लिख सकते हो। जो चीज जिस पर्सन के कैपेबिलिटी के बाहर है उसको एज ऑफर लिख दो, बात खत्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। अब तुम हो कॉमर्स के स्टूडेंट, मैंने बोल दिया ये फोन, चलो ये पेन, ठीक है, 7.5 पेन, ये मैं तुमको बेचूंगा 2 करोड़ में, ठीक है, और ये मैं मान लूंगा कि तुमने इसको खरीद लिया। कल तक अगर तुमने एक बहुत सुंदर सी आर्ट्स वाली क्लासिकल शेक्सपियर की पोयम बना के नहीं लाई तो मुझे एक बात बताओ, क्या 2 करोड़ में पेन तुम्हारा हो गया? दिस इज अ बर्डन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ऑफर शॉल नॉट पुट अ बर्डन। कि एक्सेप्टेंस का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए कि ये नहीं किया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो नहीं किया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार यस और नो। सो ऑफर शॉल नॉट बी क्या बोले एक बार? जो से बर्डन। दूसरी चीज जो हिडन डिसीजन में वो ये है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। 7 दिन तुम शांत बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? लास्ट बेंचेस, आइडिया क्लियर है? अरे सब जन बोलो हाँ या ना।
चलो आ जाओ, अपने अपने डिसीजन के टेबल में आ जाइए फटाफट फटाफट। सब जन लिख रहे हैं ना, टेबल बना रहे हैं ना? चलो गुड। ओके आ जाइए। तो हियर केस नंबर 5, ट्वेल्थ हाउस, एक मिनट, वर्सेस बिंडले। ट्वेल्थ हाउस वर्सेस क्या भाई बोला जो से? बिंडले। पॉइंट नंबर 1, द ऑफर मेड shall not put a burden on offeree। shall not put a burden on क्या बोले एक बार उसे? offeree। ठीक है? the silence और no reply, no reply पता है ना तुमको? अरे पता है नहीं पता है? तो नो रिप्लाई, ब्लू टिक नो रिप्लाई। साइलेंस और नो रिप्लाई डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। Silence or no reply does not amounts to acceptance. Point number 3, any such a burden will be void and offer becomes invalid। Offer becomes क्या एक बार? Invalid। इधर ऑफर बर्डन रेफरेंस के लिए, दूसरा कार सेल, फुल स्टॉप, ऑफर बर्डन कार सेल एक्सेट्रा। आपको पता है विजय सर मालूम है ना? विजय सर, विजय सर ने कल गाड़ी ली, लैंड रोवर। ठीक है? कौन सी? जोर से बोलो। ठीक है? अब मैंने कल विजय सर को ऑफर दिया कि तुम्हारी लैंड रोवर मैं 10 रुपए में खरीद रहा हूं। ठीक है? अगर तुम 2 दिन तक के, ठीक है, या 5 दिन तक के तुम्हारा घर छोड़ के बाहर रहे तो ये ऑफर कैंसल। लेकिन अगर तुम पांचों के पांचों दिन घर पे रहे तो मैं मान लूंगा कि 10 रुपए में कार परचेस कर रहा हूं। अब सर अगर घर छोड़ के जाएंगे तो बीवी मारेंगी, धर्म वाली पत्नी बोलो हाँ या ना? मतलब एक ही है, डोंट वरी। तो बीवी मारेगी या नहीं मारेगी? जोर से बोलो यस और नो। तो क्या ऐसा ऑफर वैलिड हो सकता है? बर्डन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बोले एक बार? उससे बर्डन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस और नो। नेक्स्ट केस के ऊपर जाते हैं। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले हमारा हो चुका है। पार्कर वर्सेस असीरियल एंड कंपनी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वन, ओके, अरे हाँ चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब कितने केसेस हमारे हो चुके हैं बच्चों बोलो एक बार? 5। वो टेबल के ऊपर नाम डाल दो, केसेस फॉर ऑफर, केसेस फॉर रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। अब इतने सब केसेस आप काय के लिए याद रखोगे बोले एक बार? उसे ऑफर। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इसी के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, केसेस और रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। चलो डन एवरीबॉडी? बच्चों बोलो हाँ या ना? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा। रेडी? लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, वो है इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोले एक बार उसे? इनविटेशन टू ऑफर। कैन यू टेल मी व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? बोलो, व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर गाइस? प्राइस टैग इज इनविटेशन टू ऑफर। मैं आपको एक चीज बताऊं मस्त, पूछो क्या? नहीं पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। आपने आपके लाइफ में ऑफर से ज्यादा इनविटेशन टू ऑफर्स देखे, आपको सिर्फ नहीं पता। बताओ कैसे? जितने भी एडवर्टीजमेंट आप टीवी के ऊपर देखते हो, जितने भी एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स आप इधर उधर देखते हो, वो सब इनविटेशन टू ऑफर्स है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात मैं तुमको बोलता हूं, बाहर निकल के समझो, बाहर एक तुमको बोर्ड मिला, महाराष्ट्र बैंक होम लोन, पर्सनल लोन,
10%। आओ और ले जाओ, 10 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा। अरे लोन रे नालायक, 10 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा, 0 प्रोसेसिंग फी। अरे नो हैसल, ठीक है, होता है ना एडवर्टाइजमेंट, बोलो हाँ या ना, जाओ महाराष्ट्र बैंक में, बोलो दो 10 मिनट में, नो हैसल, नो प्रोसेसिंग। मुझे एक बात बताओ, दे देंगे क्या लोग आपको? नहीं देंगे। तो फिर इतना बुरा बोर्ड लगाया था, वो ऑफर था ना, वो इनविटेशन था। वो क्या था? इनविटेशन। जब तुम बैंक में जाके बोलते हो मेरे को लोन चाहिए, वो ऑफर होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। आप क्रेडिट कार्ड की ऐड देखते हो, क्रेड वगैरह की, बोलो हाँ या ना। आप अलग अलग बैंक्स की ऐड देखते हो टीवी के ऊपर, पर जब आप वो परचेस करने जाते हो तो एक्चुअली टीवी के ऐड इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। व्हेन यू एक्चुअली गो टू बाय दैट प्रोडक्ट, व्हाट यू आर सजेस्टिंग दैट यू आर गिविंग एन ऑफर। जब तुमने ऐड देखा इट वाज जस्ट एन इन्विटेशन, बट व्हेन यू गो एक्चुअली गो एंड परचेस द प्रोडक्ट, दैट बिकम्स ऑफर। और फिर अगर सामने वाला तुम्हें वो बेचता है तो वो माना जाएगा एक्सेप्टेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कई बार देखो आप, ऐसा होता है कि 50% ऑफ एंड ऑफ सीजन सेल वगैरह चलते रहता है, तुम एक प्राइस टैग देखते हो, तुम्हें एक टी शर्ट पसंद आती है, तुम्हारे साथ हुआ नहीं हुआ पता नहीं, मेरे साथ 1-2 बार हुआ है। मेरे को एक आधा कोई शर्ट या टी शर्ट पसंद आ गया, मैंने प्राइस टैग देखा, 30-50% ऑफ था, मैं लेके गया, मैं काउंटर पे दिया, और काउंटर पे मैंने जब उसको दिया तो सीधा सीधा बोल देता है कि सर ये एक इकलौता डिस्प्ले पीस हमारे पास बचा है, ये हम आपको नहीं बेचेंगे। होता है? बोलो हाँ है ना? बोले सर ये आपको अगर हमने डिस्प्ले पीस बेच दिया तो मैनिक्विन क्या नंगा घूमे, काइंड ऑफ लास्ट डिस्प्ले पीस कोई नहीं बेचता, क्योंकि अदरवाइज फिर उनके पास सेल करने के लिए कोई डिस्प्ले में प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोले यस ना। अब वो जो प्राइस टैग था या जो उन्होंने मैनिक्विन के ऊपर जो टी शर्ट पहना के रखा था, क्या फिर वो ऑफर था? अगर वो ऑफर था तो मैं जब उसको परचेस करने के लिए काउंटर पे दिया तो मुझे इमीडिएटली एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? जोर से बोले ऐसा नो। या फिर मैं काउंटर पे टी शर्ट रखना एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, पर वो नहीं है। मैंने उनको बोला कि मेरे को ये टी शर्ट चाहिए, उसके बाद भी वो मुझे मना कर रहे हैं क्योंकि सर ये इकलौता आखिरी डिस्प्ले पीस बचा है बोल के। बोलो हाँ या ना? मतलब ऑफर मैं दे रहा हूं, एक्सेप्टेंस वो देंगे बिलिंग करके, और मैनिक्विन के ऊपर जो टी शर्ट लगा है वो है इन्विटेशन। वो क्या है बोले एक बार? इन्विटेशन। वो आपको बुला रही है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं। दैट इज ए इन्विटेशन टू ऑफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ये सुनो, ये चीज को अच्छे से याद रखना। और एग्जांपल्स, इन्विटेशन टू ऑफर के 2-4 और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? चलेगा सबको? बोलो हाँ या ना? ओके। गवर्नमेंट टेंडर्स, नॉर्मली आपने देखना, समझो एक ब्रिज बांधना है, प्रेस्टीज पॉइंट के सामने बहुत ट्रैफिक होता है, तो तुम्हारे पार्किंग के लिए गाड़ियां के लिए जगह नहीं रहती। बोलो हाँ या ना? इधर उधर घूमना पड़ता है, इस गली में उस गली में, किधर तो भी एक आधी गाड़ी लगा सकते हो, उसमें भी एक आधा आदमी आटे को उसको उठा के लेके चल जाता है। बोलो यस और नो? तो हमने सोचा कि प्रेस्टीज पॉइंट के सामने ऐसे मेट्रो जैसा एक फ्लोर डाल दे, मेट्रो स्टेशन जैसा, ये बच्चा है उसके ऊपर पार्किंग कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टेंडर खोला। गवर्नमेंट ने क्या खोला बोले एक बार? उसे टेंडर। टेंडर देती है ना गवर्नमेंट की, कौन ये कंस्ट्रक्ट करेगा, कौन ये फ्लोर कंस्ट्रक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? तो गवर्नमेंट ने इसका एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दिया। गवर्नमेंट ने इसका एडवर्टीजमेंट कहां दिया बोले एक बार? उसे न्यूज़पेपर। और भाई ने, नाम बोल बेटा, भूल गया क्या तू? तेरा नाम भूल गया तू? तेरा क्या? अद्वैत, आद्या। सो आद्या कतर के कार्यक्रम की पात्र और घटनाएं काल्पनिक। अब आद्या ने टेंडर के अंदर मतलब एडवर्टीजमेंट देखा न्यूज़पेपर में कि भैया प्रेस्टीज के सामने नियरली 5000 स्क्वायर फुट का पार्किंग का फ्लोर बनाना है। तो आद्या ने खुद का एक बिड लिखा कि भाई मैं इसको 500 करोड़ में बना सकता, 250 करोड़ में बना सकता, और इसने बिड गवर्नमेंट को सबमिट किया। ये बिड सबमिट किया, पहले से बिड सबमिट होता है, ठीक है? अब अगर ये बिड एक्सेप्ट होगा तो टेंडर इसे मिलेगा, तो ये कंस्ट्रक्शन करेगा। बोलो हाँ है ना? अब प्रोसेस देखो, 3 स्टेप है। पहले गवर्नमेंट ने न्यूज दिया, एडवर्टीजमेंट, फिर आद्या ने क्या भरा? बिड भरा, और फिर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके इसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। बोलो हाँ है ना? तो सिंपल सी बात है, जहां 3 स्टेप प्रोसेस है, दिमाग में फिट कर लो। देखो 2 स्टेप है, ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, बात खत्म। पर जहां 3 स्टेप प्रोसेस है, दैट इज एडवर्टीजमेंट। 3 स्टेप जहां पे भी है, दूसरा क्या है? सेकंड स्टेप टेंडर भरना, और तीसरा क्या है? एक्सेप्टेंस। तो समझ जाना 3 स्टेप है मतलब इनविटेशन टू ऑफर पहला वाला है। इट इज वेरी सिंपल थिंग टू जज। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, 3 स्टेप में काम बनने वाला है। तुमने एडवर्टीजमेंट देखा, पहला स्टेप, तुमने बिड दिया, दूसरा स्टेप, और वो एक्सेप्ट हो गया, तीसरा स्टेप। 3 स्टेप है मतलब पहला वाला इन्विटेशन है, 2 है मतलब पहला वाला ऑफर है। सिंपल टू जज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो।
आइडिया क्लियर है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ या ना। एक और एग्जांपल, प्रोस्पेक्टस सुना होगा आपने, 11वीं 12वीं का एडमिशन किया? नहीं किया? तो क्या बोलो किया करके, 11वीं 12वीं किया है ना? अरे तो क्या पागल हो गए कि जीवन में क्या चल रहा है तुम्हारा? 11वीं 12वीं में एडमिशन किया, कॉलेज में प्रोस्पेक्टस लेने गए होंगे तुम, एक कॉलेज का एकदम मस्त कलरफुल प्रोस्पेक्टस हाथ में आया होगा, बोलो हाँ है ना? फिर तुम उसको खोल के अच्छे अच्छे फोटो देखे होंगे उसके बाद फॉर्म फटा ब्र इज ना। वो जो प्रोस्पेक्टस है कॉलेज का, यू गॉट अ प्रोस्पेक्टस, यू फिल अ फॉर्म, यू गेट एडमिशन। वापस से सब जन बोलेंगे क्या? यू गॉट अ प्रोस्पेक्टस, यू फिल द फॉर्म, यू गेट एडमिशन। 2 स्टेप है 3 स्टेप है? मतलब पहला वाला क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर, मतलब प्रोस्पेक्टस इज ए इन्विटेशन टू ऑफर, सिंपल। वापस एक और एग्जांपल, अभिषेक सर शेयर ट्रेडिंग करते, बहुत पैसा है आदमी के पास, इतना पैसा है आदमी के पास मैं बता रहा हूँ, एक आध दिन अंबानी मिलने आते हैं आदमी से हाँ पैसा है, एक एक ट्रेड में 50-70 लाख रुपए। मेरे जैसे ऑफिस बॉय तो मतलब सपने ही देख सकते हैं सिर्फ जीवन में, सच में। ठीक है, मेरे तुमको पता है मेरे को मेरी BMW कार कैसे मिली? सुनना चाहते हो? मेरे पास BMW है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, पर कैसे मिली वो पूछो, पूछो कैसे। एक दिन ना मेरे को अभिषेक सर ने बोला कि उधर मेन ऑफिस नया बन रहा है, वहां पोछा लगा, तो मैं ऐसे लिया पोछा और मैं ऐसे बम घिसा। वो इतना मस्त पोछा लगाया मैंने कि ऐसे एकदम वो रिफ्लेक्टिंग टाइल्स बन गई एकदम। अभिषेक सर एकदम ऐसे ऑफिस में आए, उन्होंने लाइट लगाई और वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन था ना वो टाइल से एकदम उनके चेहरे पे आ गया। तो इतने खुश हो गए, उन्होंने ऐसे जेब से खुशी से BMW की चाबी निकाली, आज से बोले तेरी। सच्ची बोल रहा हूं, तुम्हारी कसम। अरे तो इतना पैसा है अभिषेक सर के पास। अब समझो कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी को अभिषेक सर को देना है शेयर्स। बोले बड़े इन्वेस्टर हमारी इसमें चाहिए, मोटे तगड़े इन्वेस्टर खतरनाक वाले हमारे कंपनी में चाहिए, मोटे तगड़े बाय मनी। हाँ ठीक है हमारे कंपनी में क्या बोले एक बार जो से चाहिए। तो उन्होंने अभिषेक सर को इनविटेशन भेजा। इनविटेशन के इसमें उन्होंने पूरा कंपनी का कच्चा चिट्ठा वगैरह सब लिख के भेजा। क्या ना ऐसे जैसे कॉलेज का तुम्हारा प्रोस्पेक्टस है, वैसे कंपनी के कच्चे चिट्ठे का खुद का प्रोस्पेक्टस है। जोर से बोलो हाँ या ना। ये प्रोस्पेक्टस अभिषेक सर के पास आया, अभिषेक सर ने पूरा कंपनी को खंगाल लिया, ठीक है, जिस जिस तरीके से स्क्रूइंग किया जा सकता है पूरा एकदम एक्सेल शीट में डाल डाल के, ठीक है। एंड में रिजल्ट आए, चलो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं करके, बोलो हाँ या ना। अभिषेक सर ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उनको कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए। स्टेप्स गिनो। अभिषेक सर को क्या आया? जोर से बोलो क्या आया? प्रॉस्पेक्ट। अभिषेक सर ने क्या भरा? एप्लीकेशन फॉर्म और पैसे दिए। अभिषेक सर को क्या मिला? शेयर। कितने स्टेप हुए? 3। तो पहला वाला क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। तो वो प्रोस्पेक्टस भी इनविटेशन टू ऑफर है। समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार ये सुनो। आइडिया क्लियर है मैं एग्जैक्टली तुमसे क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। लास्ट एग्जांपल, सेंट्रो रिलायंस ने खरीद लिया सेंट्रल को, बोलो हाँ या ना। सेंट्रो में ऑफ चल रहा है 50% ऑफ, ठीक है। नॉर्मली तुम किसी भी शोरूम वगैरह में जाओ, मॉल में जाओ ना, ऐसे लेविस के बाहर लिखा रहता है 50% ऑफ, 70% ऑफ, बोलो हाँ या ना। अंदर जाते हो तो एक सेक्शन अलग, दूसरा अलग, बोलो हाँ या ना। और तुमको जो टी शर्ट पसंद आती है तुम बाहर निकालो, अरे वाह 70% ऑफ है, नहीं सर ये फ्रेश स्टॉक है, इसके ऊपर कोई घंटा ऑफ नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, वो 70% ऑफ वाला क्या हुआ? इनविटेशन। तुमने टी शर्ट निकाली, उसको दिखाई चाहिए, बोला क्या हुआ? ऑफर। उसने तुमको तुच्छ तरीके से गरीब समझ के मना कर दिया, भिखारी समझ के, तो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस नहीं, रिजेक्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब पहला वाला क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुन लो। दिमाग में कंफर्म फिट हो गया है? सिंपल बात भाई साहब, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। 2 स्टेप ऑफर एक्सेप्टेंस, 3 स्टेप इनविटेशन ऑफर एक्सेप्टेंस। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ या ना। चलो सांडदार नीचे आ जाइए, ठीक है। अब इनविटेशन टू ऑफर मैंने समझा दिया, इसलिए केस ले लेते हैं। केस का नाम है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूच कैश केमिस्ट लिमिटेड, ठीक है। सर ये नाम है या पूरा केस लॉ है? एक बार वापस से पूरा नाम लेंगे सब जन शगुन के लिए, वरना शगुन बुरा मान जाएगी। रेडी 1 2 3 बोलो क्या है? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूच कैश केमिस्ट लिमिटेड। सिंपल प्राइस टैग वाला केस है, ठीक है। एक फार्मासिस्ट था, मेडिकल शॉप, ठीक है। समझो आद्या मेडिकल शॉप से कुछ परचेस करने के लिए गया, औ दवाई रे दवाई, कोई बुरा नहीं सोचेगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। जिसने भी बुरा सोचा आद्या
ठीक है। सो आदित्य दवाई परचेस करने के लिए गया, अच्छी वाली, ठीक है। उसने एक पैकेट देखा, अरे दवाई पैकेट में आती है ना यार। तो आदित्य ने एक पैकेट देखा, ऐसे अलग अलग कलर का था, ठीक है। उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी भी निकाली हुई थी। अरे इट इज स्ट्रॉबेरी बेस्ड दवाई, होता है ना यार, कुछ फल वल यूज करते हैं कभी कभी, बोलो हाँ या ना। उसने पैकेट के ऊपर देखा एक प्राइस लिखी हुई है, पैकेट लेके ये कैश काउंटर पे गया। कहां गया बोले एक बार से, कैश काउंटर। वहां पे एक लेडीज खड़ी थी, आजा ने बोले मेरे को चाहिए। लेडीज ने आधे की तरफ तुच्छ तरीके से देखते हुए उसको मना कर दिया, भाग यहां से। बोलो हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, क्या वो लेडीज ऐसा कर सकती है? कर सकती नहीं, मतलब तुमको करवाना क्या है? नहीं मतलब क्या? और मेरे को इसमें से एक आवाज आजा की भी लगी नहीं बोलने वाली। तूने कुछ पक्का कुछ नहीं बोला ना? ओके। सो क्या, तो क्या है, लेडीज मना कर सकती है? सब जन बोलो, मना कर सकती है क्या? कर सकती है। पैकेट के पैकेट के ऊपर क्या था? प्राइस टैग था। प्राइस टैग देखो, 3 स्टेप है, 3 स्टेप, स्टेप्स गिनो कितने हैं। पैकेट देखा, प्राइस देखा, स्टेप 1। पैकेट लेके काउंटर पे दिया, स्टेप 2। लेडीज ने तुच्छ तरीके से हकाल दिया, स्टेप 3। तो मुझे एक बार बताओ, पहला वाला क्या था? इनविटेशन, मतलब जो प्राइस मेंशन किया गया है दैट इज क्या बोले एक बार उसे? इनविटेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? समझो सेम पैकेट 50% ऑफ में मिल रहा है, इसका मतलब क्या इस्तेमाल करना कंपलसरी है? ऑब्वियसली नॉट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर। नो, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? सेम फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बंदे ने केमिस्ट के शॉप में गया, दवाइयाँ उठाई, प्राइस टैग देख के काउंटर पे दी। काउंटर वाले ने बोला कि ये प्राइस पे ये दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, इसका प्राइस चेंज हो गया है। इसका प्राइस क्या हो गया है? चेंज। तो ऑब्वियसली काउंटर वाले ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि जो प्राइस टैग है वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? जोर से बोले सर नो। ओके, सो केस को हम लिख लेंगे। आ जाइए हमारे केस लॉ के टेबल में, या दूसरा टेबल ड्रॉ करते। नीचे हेडिंग डालना इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। अगर आप सेम टेबल कैरी कर रहे हो तो उसके बीच में हेडिंग डालना इनविटेशन टू ऑफर, या नया ड्रॉ करो। इसमें 2 ही केसेस आएंगे, ठीक है। सो अगर वहां स्पेस वगैरह होगा तो 2 के लिखने के लिए कर देना, ठीक है। आद्या, पात्र और घटनाएं काल्पनिक थी, तो रियलिस्टिकली एकदम ड्रीम्स मत देख। इनविटेशन, इनविटेशन टू क्या लिखवा जैसे? ऑफर। अच्छा, अरे गाइस रेडी? बोलो हाँ या ना। ओके, केस नंबर कौन सा है ये? 6, राइट? यस और नो? केस का नाम लिखो, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये केस था क्या तुम्हें इसके पहले? वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। द प्राइस टैग इज इनविटेशन टू ऑफर। द प्राइस टैग इज क्या वाले एक बार उसे? इनविटेशन टू ऑफर। पॉइंट नंबर 2, where the person purchase goods as per price tag, the counter seller can reject such a sale as per tag as it's just invitation, as it's just invitation. The person acting
ऑन इन्विटेशन creates only offer, creates only क्या बोले एक बार उसे offer, and a person acting on offer have a choice to decide acceptance, a choice to decide acceptance, मतलब जो जिसके पास आप ऑफर देके जा रहे हो वो पर्सन डिसाइड कर सकता है उसको एक्सेप्टेंस देना है या नहीं देना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों सबको? बोलो हाँ या ना। नीचे एक छोटा सा इक्वेशन लिख के रखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फोर्थ, इन्विटेशन टू ऑफर, ITO कहते हैं हम इसको प्यार से, इन्विटेशन टू ऑफर के अंदर अगर आप कभी भी एक्ट ऐड करो जिसको आप एक्सेप्टेंस भी कह सकते हो, इन्विटेशन टू ऑफर को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया इट बिकम्स एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर को जो एक्सेप्ट करता है और काम करता है वो ऑफर क्रिएट करता है। वो क्या क्रिएट करता है बोले एक बार उसे? ऑफर। और दूसरा जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ऑफर को क्या करता है बोले एक बार उसे? एक्सेप्ट। वो क्या क्रिएट करता है? प्रॉमिस। वो क्या क्रिएट करता है बोले एक बार उसे? प्रॉमिस। और फिर दो प्रॉमिसेस को आप एक साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो तो आप देखो मैंने आपको एक इक्वेशन बोला था, याद है? प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2, याद है सबको? ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2। देखो अब वो कितना सटीक है, ठीक है? थोड़ा सा सोचिएगा। आद्या ने एक पैकेट उठाया, उसके ऊपर की प्राइस देखी, ठीक है? और आद्या काउंटर पे गया, मुझे ये पैकेट चाहिए। अब समझो दैट इज द ओनली सिंगल पीस रिमेनिंग, दैट इज द ओनली सिंगल पीस, ओनली सिंगल पैकेट रिमेनिंग विच इज अ डिस्प्ले पीस। वही पसंद आया आद्या को। अरे बोलो ना हाँ या ना। अब वही अगर सिंगल डिस्प्ले पीस है और मैंने अगर वो काउंटर के ऊपर रखा और काउंटर पे जो मैडम है उन्होंने मना कर दिया, क्या कर दिया? मना कर दिया, तो क्या जरूरी है वो प्राइस के हिसाब से मना किया? ऐसा भी हो सकता है कि आद्या को प्रोडक्ट परचेस करना है और उनको वो प्रोडक्ट बेचना ही ना हो। बोलो हाँ या ना। इसमें तो फिर जो प्राइमरी प्रॉमिस है कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है और उनको प्रोडक्ट बेचना है, ये प्राइमरी प्रॉमिस ही फुलफिल नहीं हो रहा। प्राइस तो बहुत दूर की बात है, मतलब जो सेकेंडरी प्रॉमिस बनेगा आपका कि उस प्राइस पे बेचना है वो तो बाद में आएगा ना, पहले तो प्रोडक्ट तो बेचना है। इसलिए प्रॉमिस 1 क्या था? प्रॉमिस 1 मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, सामने वाले को प्रोडक्ट क्या है बोले एक बार? बेचना है। प्रॉमिस 2 तब आएगा कौन से प्राइस पे खरीदना है और कौन से प्राइस पे बेचना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? इसलिए प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 इज क्या बोले एक बार? एग्रीमेंट। एंड ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 इज अ प्रॉमिस 1, ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 इज अ प्रॉमिस 2। ये इक्वेशन आपने याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। ये चीज को पक्का याद रखे, ठीक है? ये केस होने के बाद एक और केस हुआ था। नेक्स्ट केस का नाम है अच्छा बीच का एक केस मिस हो गया आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आते उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट केस का नाम है हैरिस वर्सेस निकर्सन। एक बार सब जन बोलेंगे, क्या नाम है बोले एक बार? हैरिस वर्सेस निकर्सन। ऑक्शन सुना है तुमने? ऑक्शन, जोर से बोलो हाँ या ना। ओके, लेट्स से कि ये जो पेन है, पेन दिख रहा है सबको? अरे बोलो ना हाँ या ना, जोर से बोलो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है तुमको आज किसी ने तो भी बहुत मारा है, बहुत धोया है, कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या हो गया है तुमको आज? अरे तुमको क्या हुआ है? नालायक लोगों, बोलो ना, कुछ तो बोलो। क्या हो गया तुमको? पेन इमेजिन करो ये पेन 500 साल पुराना है। और एक्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ रिप्लाई देना था, ठीक है? ये पेन कितने साल पुराना है बोले एक बार? 500 साल। इमेजिन करो इसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, ऊपर ऐसे कोहिनूर, ऐसे हीरे जवाहरात, ऊपर कोहिनूर, क्यों ऐसे कोहिनूर टपक दबाया कि अरे पेन रे नालायक, पेन भिखारी लोगों। अरे तो ऐसे ऊपर ऐसे करते तो बाहर आता है ना यार, कैसी बात है? अरे सो पेन, हीरे जवाहरात, कोहिनूर, ठीक है? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। और तुम सब लोग
एंटिक लवर्स हो, एंटिक समझते हो, विंटेज कलेक्शन लवर, जैसे पुरानी चीजों में बहुत रस रखते हैं, ओल्ड इज, अरे यार ओल्ड इज गोल्ड समझ के, हाँ है ना। अब अगर ये 500 साल पुराना पेन है, चंद्रगुप्त मौर्य के सदी का, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू एकदम करोड़ों में जानी चाहिए, बोलो हाँ है ना। विंटेज कलेक्शन, बोलो ऐसा नो। अभी ये पेन का मैंने एक मस्त फोटो खींचा, न्यूज़पेपर के अंदर ऐड डलवाया, वी वांट टू ऑक्शन दिस पेन, द बिडर्स कैन कम टू पुणे फॉर बिडिंग पर्पज एंड कैन विन दिस पेन इन एन ऑक्शन। ठीक है, फिर ये पेन का मैंने ये एडवर्टीजमेंट बना के न्यूज़पेपर में डाला। तुम समझो अलग अलग शहरों में रहने वाले अलग अलग लोग हो, और समझो ये मेरा जो भाई है, नाम बोलो बेटा, धीरज, धीरज रहता है टिम्बकटू, किधर रहता है बोले एक बार, टिम्बकटू। आजा रहता है युगांडा, किधर रहता है, युगांडा। और तुम सब ने ये एडवर्टीजमेंट देखा, क्या देखा बोले एक बार, एडवर्टीजमेंट, क्या ऐसा पेन है ऑक्शन में आने वाला है। तो धीरज और आधा, धीरज आया टिम्बकटू से, आधा आया युगांडा से, और आने के बाद इनको ऑक्शन में पता चला कि पेन का ऑक्शन कैंसिल हो गया। वो दर्शन सर ने जब कोहिनूर हीरा दबाया तो और पेन खराब हो गया। अब आने के बाद इनको पता चला कि पेन का ऑक्शन बंद है, पेन का ऑक्शन है ही नहीं। ये दोनों परेशान हो गए, इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया, सर कंपेंसेशन चाहिए। मैं टिम्बकटू से आया, एयरलाइन टिकट दो, ये बोले मैं युगांडा से आया तैर के, फिर भी मेरे को एयरलाइन की टिकट दो। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, क्या मैंने इनको कंपेंसेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए मित्रों, क्या मैंने इन दोनों को कंपेंसेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 स्टेप, एडवर्टीजमेंट देखना, उसके ऊपर एक्ट करके बिड करने के लिए आना, और बिड एक्सेप्ट होना। अगर 3 स्टेप है तो जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, इनविटेशन। और इनविटेशन के ऊपर जो वर्क करता है वो सिर्फ क्या क्रिएट करता है, ऑफर, और ऑफर के बेसिस पे कंपेंसेशन दिया नहीं जा सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसका नाम क्या है, सब जन बोलो एक बार, हैरिस वर्सेस निकर्सन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का। चलो आइए अपने टेबल में लिखते हैं इसको वापस से। सॉरी, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है जीवन में। क्या, दवाई ले लो, नको, चलो आ जाओ। तो केस का नाम लिखिए, केस नंबर कौन सा है बोले एक बार, 7। सब जन ध्यान देंगे अच्छे से, केस नंबर 7, हैरिस वर्सेस निकल्सन। ठीक है, द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट of auction is just invitation to offer. Just क्या बोले एक बार, invitation to offer. Any person acting on such an advertisement any person acting on such a advertisement is not eligible to claim any compensation for not holding auction. For not holding क्या बोले एक बार उसे, auction. Acting on invitation does not create any legal binding on any person
इट जस्ट क्रिएट्स ऑफर, इट जस्ट क्रिएट्स क्या बोला एक बार उसे, ऑफर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल तू चलेगा। तुमने बाहर बोर्ड देखा महाराष्ट्र बैंक का, लोन, पर्सनल लोन ले लीजिए, 1 करोड़ का पर्सनल लोन 10% इंटरेस्ट पे। तुमने बाहर बोर्ड देखा, तुम बम गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डाल के महाराष्ट्र बैंक शिवाजी नगर मेन ब्रांच में पहुंच गए, तुमने वहां पे वो एडवर्टीजमेंट का फोटो दिखाया, देखो पर्सनल लोन 1 करोड़ का 10% में, मेरे को चाहिए 1 करोड़ दो। बैंक ने मना कर दिया, है तुम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं देते करके। अब मुझे एक बात बताओ, तुम क्या उसको कंपनसेशन मांगोगे कि जो पेट्रोल डाल के मैं यहां तक क्या पेट्रोल के पैसे दे? जोर से बोलो, क्या मांगोगे? नहीं मांग सकते, बिकॉज यू डज नॉट क्रिएट एनी लीगल बाइंडिंग जस्ट बाय लुकिंग एट इन्विटेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। इसलिए कई बार आप देखो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद भी हम ही इस माइंडसेट से जाते हैं। जैसे तुमने ऑडी का एडवर्टीजमेंट देखा कि ऑडी कार सेल करने के लिए है, अब एडवर्टीजमेंट देखा ऑडी कार सेल करने के लिए, आजकल वो ऑडी और बीएमडब्ल्यू के एडवर्टीजमेंट ऐसे करते हैं, टेक ऑडी एट होम एट जस्ट 33,000 रुपीज पर मंथ, नहीं लिखते एडजस्ट कितना, 33,000, उसका ईएमआई ही होता था। बोलो हाँ या ना? अब तुमने देखा ऑडी एट 33,000, तुम पहुंच गए, दे भाई 33,000, हाँ ऑडी दे दे। उसने बोल दिया नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। मुझे एक बात बताओ, तुम कंपनसेशन क्लेम करने बैठ जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो जब भी तुम ऐसे कोई शोरूम वगैरह विजिट करते हो ऑफर देख के, इट इज एट योर ओन कॉस्ट, इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्विटेशन जिसने दिया है उसके। आंसर समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। चलो सांडदार, यहां इन्विटेशन टू ऑफर का एक और केस होता है, क्या बोले एक बार उसे खत्म। एक बीच का केस हमारा मिस हुआ है, ऑफर का मिस हुआ है, रूल्स ऑफ ऑफर का मिस हुआ है, उसको मैं अभी लेना चाहूंगा। केस का नाम है ओले वर्सेस मालब्रो कोर्ट लिमिटेड। ओले वर्सेस मालब्रो, सुना है केस? अरे बोलो ना हाँ या ना। सुना है नहीं सुना है केस? नहीं सुना है? ओके, ध्यान देना, फोकस करना अच्छे तरीके से। समझो आद्या, ठीक है आद्या, जहां ज्यादा हो जाए वहां बोल देना, वहां मैं और 4 जोक सुना दूंगा। सॉरी सॉरी यार। तो आद्या, एक दिन आद्या ने ना एक रूम बुक किया। तुमने क्रोनोलॉजी मत समझो कि पहले पैकेट बाद में रूम वगैरह, ठीक है? तुम फोकस करो। एक दिन आद्या ने क्या किया बोले एक वजह से, एक रूम बुक किया, पता नहीं क्यों, और वो होटल में पहुंचा। ऐसे होटल का कुछ तो नाम ऐसे OYO टाइप्स वगैरह था। सो आधे होटल में पहुंचा और फिर वो रूम में पहुंचा, और फिर रूम का दरवाजा खोल के देखता है तो क्या है भगवान, वो किसी और का रूम था। अरे कंफ्यूज हो गया बेचारा। फिर आधा का मूड हुआ वही रुक जाओ, फिर उसने खुद को संभाला, फिर आधा बाजू के रूम में गया, फिर उसने खुद का रूम खोला। खुद के रूम खोल के आधा अंदर जाता है तो देखता है तो क्या, एक पाटी के ऊपर लिखा रहता है रूम में जाने के बाद, माणूस स्वतःच्या सामानाची जबाबदारी स्वतः घेईल, आदमी खुद के सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, ऐसा वहां लिखा है। अच्छा सोचो भिखारी लोगों। अब ये पार्टी रूम में जाने के बाद दिखी, ये पार्टी रूम में जाने के बाद दिखी। समझो आद्या अगर कहीं बिजी है, आद्या अगर कहीं रूम में बिजी है और इसका सामान चोरी हो गया, क्या चोरी हो, अच्छा सोचो रे, इसका सामान क्या हो गया, चोरी हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, आद्या होटल के ऊपर केस कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों? देखो रूम के अंदर जाने के बाद लिखा है आदमी खुद के सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो आद्या वेदर आद्या कैन स्यू द होटल ओनर, क्या आद्या होटल ओनर के ऊपर सू नहीं नालायक केस कर सकता है? जोर से बोलो हाँ या ना। कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या आद्या कंपनसेशन मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद नई कंडीशन इंट्रोड्यूस की जा रही है। ऑल द कंडीशन शुड बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमने जब रूम का एडमिशन करवाया वही मेंशन होना चाहिए था कि इस रूम के अंदर सामान गायब होते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एंड ये कंडीशन स्टार्टिंग में बोलो कि इस रूम में सामान गायब होते हैं पर हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। एक बार तुमने रिजर्वेशन कर लिया और फिर तुमको कंडीशन बताए जा रहे हैं, इसमें कोई सेंस है क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो सर नो। पर कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे मेरे को पूछते हैं सार, जोर से बोलो सर,
सर पर कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, बाद में जाने के बाद हमको दिखता है आदमी खुद के सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। कई बार होता है, नहीं होता है कि आप कोई रिजर्वेशन वगैरह कर लेते हो, अंदर बैठ जाते हो, देन यू सी अ बोर्ड, तो क्या वो वैलिड है? आंसर है नहीं। पर प्रैक्टिकली लोग लगाते हैं ऐसे बोर्ड, क्लियर है? इवन आफ्टर एडमिशन लोग बोर्ड लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड्स वैलिड है, यू कैन स्टिल स्यू, आप फिर भी उनके ऊपर केस कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो, सर नो। केस का नाम क्या है? ओले वर्सेस मालबोरो कोर्ट लिमिटेड। कोर्ट लिमिटेड का मतलब ये सिविल कोर्ट नहीं है, जज वाला। कोर्ट ये वर्ड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूज होता है, कोर्ट यार्ड मैरियट। जोर से बोलो सर ना। कोर्ट यार्ड मैरियट, तो कोर्ट इज इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑल्सो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सर ना। सो आ जाइए, केस का नाम लिखिए। अच्छा, ये ऑफर में लिखना, तो ऑफर में अगर आपके पास नीचे कुछ जगह बचा है वहां लिखिए, नहीं बचा इट्स ओके। आप ऑफर के रूल्स करके एक पेंडिंग केस लॉ ऐड कर सकते हो, ठीक है? इसको आप 5A करके ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऑफर के केसेस 5 पे खत्म हो गए ना अपने, हाँ या ना? तो इसको 5A करके ऐड कर सकते हो। केस का नाम क्या है? ओले वर्सेस मालब्रो कोर्ट लिमिटेड, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, द कंडीशन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर an agreement or contract is void. All the conditions all the conditions or rules or terms shall be mentioned at the time of contract only. Any such condition after execution of contract is not binding. Reference Adya in the hotel room. चलो, सबको समझ में आया? लिवलं का? लिवलं की नाही? होई गयो काही? થઈ ગયો કે? किवियों छा? कोई सिंधी है क्या क्लास में? एनी सिंधी आउट देयर? हाँ, थिवियो छा ही बोलते ना? थिवई छा। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना? ये सुनो। चलो, सो यहाँ पे अपने ऑफर और इनविटेशन के ऑफर के केसेस होते हैं खत्म। कंसेप्ट समझ में आया? चलो फिर आज का कांड करते हैं। पूछो क्या क्वेश्चंस? कल अपना नहीं हो पाया बिकॉज लाइन चली गई थी। बोलो हाँ या ना? आज एक आधा केस लॉ ढूंढते और सॉल्व करते हैं। आर यू गाइज रेडी? ढूंढते हैं। चलो एक केस लिखो फटाफट, मैं डिक्टेट करता हूँ, बना देता हूँ, आप लिखो और सॉल्व करो। लिखना। रेगुलर लिखे हुए होने तो चाहिए मुझे। चलो कोई ना। ओके, केस लिखना, लिखो। आर यू गाइस रेडी? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसके पहले कितने सॉल्व हुए? एक ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। मिस्टर बाहुबली
मिस्टर बाहुबली was playing. अरे तो क्यों हुआ? मिस्टर बाहुबली was playing with, अरे, his little son. वाह 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 वाह, मस्त. With his little son महिंद्र बाहुबली. With his little son महिंद्र. लिख लिया सबने? While playing, बाहुबली slept. अरे, while playing बाहुबली slept and Mahindra ran away. And little Mahindra ran away. Full stop. When Bahubali got up, woke up, sorry. When Bahubali woke up, he started crying in pain. He started crying in pain. He started crying in pain. Looking at this Katappa, went in search of Mahindra. Looking at this Katappa, went in search of Mahindra. Full stop. After that, Bahubali declared a prize. After that, Bahubali declared a prize of rupees 1 crore. Bahubali declared a prize of rupees 1 crore for those who will find little Mahindra, and bring him back. Who will find little Mahindra and bring him back. Full stop. Katappa brought back Mahindra till evening. Katappa brought back Mahindra till evening. And demanded the price of rupees 1 crore. Demanded price of rupees 1 crore. Price of rupees क्या बोले एक बार उसे? 1 crore. Full stop. Please advise. Whether Katappa shall receive the prize or not. Whether Katappa shall receive the prize or not. Full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोले सर ना. ओके, अब कैसे लिखोगे आंसर इसका? प्रोविजन एक्सप्लेनेशन आंसर ना. ठीक है, ट्राई करते हो? पक्का बोलो हाँ है ना. चलो लो 7 मिनट्स ऑन द टाइमर. फोन निकाल लो, 7 मिनट लगाओ टाइमर पे. 7 मिनट्स ऑन द टाइमर. हाँ, बोलो हाँ है ना. रेडी? चलो 1 2 3 स्टार्ट. लिखो आंसर. मैं भी डिस्कनेक्ट करके आंसर लिखता हूं इसका. एंड में तुम चेक करना. ठीक है, फिलहाल के लिए मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं. स्क्रीन ब्लैंक रहेगा तो डर मत जाना अंधेरा देख के.
सॉरी। सात मिनट ही है, हाँ, फटाफट लिखिएगा। साढ़े तीन मिनट। दो मिनट।
एक मिनट, दस सेकंड। तीन, दो, एक, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? किस किस का कंप्लीट हो गया? चलो गुड। बारी आई चेक करने की, बोलो हाँ है ना? बोर्ड के ऊपर आंसर है। चेक कर लीजिए, तुमने कहाँ कहाँ गलती की मैं मार्क कर रहा हूँ। कृपया मेरे साथ साथ मार्क कर लीजिएगा। अगर गलती दिख रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा तुम्हारे आंसर में, तो ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, बहुत अच्छे से सुनिएगा, सब छोड़ के सब बोर्ड पे ध्यान दे, लिखो मत, छोड़ दो, अभी करेक्ट करना नहीं है। मैं जो बोलूंगा सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है, वरना सीख ही नहीं पाओगे। कॉपी करने जाओगे सीख ही नहीं पाओगे। मुझे होता तुमको कॉपी करना है या सीखना है, ऐसा आंसर तुमको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसलिए सीखने पे ध्यान दो, कॉपी करने पे नहीं। सबका ध्यान है मेरे तरफ? जोर से बोलो हाँ या ना। पहली बात, दोनों साइड का मार्जिन प्रॉपरली ड्रॉ किया है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने दो साइड मार्जिन ही नहीं ड्रॉ किया है। मैंने पहले ही मेंशन किया था दोनों साइड मेरे को मार्जिन चाहिए। जिन्होंने दो साइड मार्जिन ड्रॉ नहीं किया है, खुद के हाथ से पेन उठाए, खुद का पूरा आंसर काट डाले। ये फ्रीडम आपके बाजू वाले को भी अवेलेबल है। बाजू वाले का आंसर देखो, जिसने डबल साइड मार्जिन नहीं ड्रॉ किया, आंसर काट दो। तुमको तुम्हारे एग्जाम की कसम काट दो, ठीक है? ड्रॉ किए कि इधर? चलो डन एवरीबॉडी, फोकस। मेरे को आवाज नहीं चाहिए, बिना कुछ पूछे सिर्फ मेरे को, बेटा मेरे को आवाज नहीं चाहिए, मेरे को वर्किंग चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं समझो। दूसरी बात, खुद आंसर खुद के ही काटो, जरा खुद से ईमानदार बनो, तुमको समझ में आएगा। बहुत डेवलपमेंट होगी अगर आप खुद से ईमानदार हो। दूसरे का छोड़ दो, खुद के आंसर पे ध्यान दो, ठीक है? क्वेश्चन दो जगह पे आपने पुट करना है, मार्जिन के अंदर एंड सेंटर ऑफ द पेज। जिन्होंने दो जगह क्वेश्चंस पुट नहीं किया है, वो खुद के आंसर काट दो। फर्स्ट, ठीक है? तीसरा, जिन्होंने प्रोविजन वर्ड यूज नहीं किया है, प्रोविजन को अंडरलाइन नहीं किया है, इवन कोलन नहीं दिया है, वो भी खुद के आंसर काट ले। जिन्होंने एक के जगह दो अंडरलाइन किया है, वो भी खुद के आंसर काट ले। नहीं, ईमानदार बनो, मैं सच्ची बोल रहा हूं। तुमको नहीं पता मैं तुम्हारे हाथ में क्या दे रहा हूं। ये फॉर्मेट सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक हर लेवल पे सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के लिए तुमको 10 मार्क देगा, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के लिए। कैसे मैं आपको बताऊंगा, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है? ट्रस्ट करो, प्रोसेस की तरफ ध्यान दो और वर्क करो। अंडरलाइन नहीं किया, कोलन नहीं किया, मार्क करो, आंसर काटो। ब्रैकेट के अंदर कंपनीज एक्ट, रूल्स ऑफ ऑफर नहीं लिखा, या सेक्शन, चलो सेक्शन छोड़ दो, फाउंडेशन है इसलिए अपन थोड़ा इग्नोर करेंगे, पर एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड रूल्स ऑफ ऑफर कौन सा टाइप है वो लिखना जरूरी है। नहीं लिखा है, आंसर कोई काम का नहीं है। अब नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1 सर्कल में लिखा हुआ है, बाकायदा नंबरिंग दिया है, नंबरिंग को कवर सर्कल या ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ये नंबरिंग के बाद में आपको इमीडिएटली कोई डिजिट लिखना पड़ा है, जैसे देयर आर 2 पार्टीज और आप लिखने जा रहे हो 1 नंबर, और 1 के बाद में आपने दिया डॉट और लिखा आपने 2 पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कितने पार्टीज हो गए? 1.2 पार्टीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज पे अटेंशन टू वेरी माइन्यूट डिटेल। फॉर्मेट कभी भी ऐसे ही अच्छे नहीं होते और मार्क्स कभी भी खैरात में नहीं मिलते। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस सीवियरिटी, ठीक है? सो सर्कल या तो फिर ब्रैकेट होना ही चाहिए, बॉक्स ब्रैकेट अवॉइड करना, कर्वी ब्रैकेट्स, ठीक है? अदरवाइज सर्कल, सर्कल इज बेस्ट। There are many rules of the offer, out of which one is regarding the communication, sorry, my mistake,
मार्कर समझ रहा था मैं. One is regarding communication and acting of the offer. Point number 2, the offer shall be communicated one. The person can claim a benefit of the offer only after its communication and acting on it. कोई भी पर्सन ऑफर का बेनिफिट तभी क्लेम कर सकता है जब उसको ऑफर कम्युनिकेटेड है और उसने ऑफर पे काम किया है. नीचे एक्सप्लेनेशन इन द गिवन केस. मैं कोई फैक्ट वैक्ट डिस्कस नहीं किया, मैं सीधा कंक्लूजन पे आया. मैं पागल आदमी नहीं है कि उसने मेरे को एक केस स्टडी दिया है और मैं दूसरा खोल के उसके सामने बैठ जाऊं. ठीक है, तो मेरे को केस के भी फैक्ट डिस्कस नहीं करने, ना ही मेरे को डिस्कस करना है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त क्या है. मेरे को दोनों के सिर्फ डिसीजन चाहिए. तो मैं सीधा जम कर लिया. मिस्टर कटप्पा एक्टेड ऑन टू फाइंड महेंद्र विदाउट नोइंग द प्राइज मनी डिक्लेयर्ड बाय द बाहुबली. ठीक है, नीचे एज कटप्पा वॉज अनअवेयर ऑफ द ऑफर एंड एक्टेड वॉलेंटरीली ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑफर. नीचे बाहुबली डिड नॉट पे एनी प्राइज मनी टू द कटप्पा. नीचे केस लॉ हेडिंग अंडरलाइन कोलन बाकायदा किया हुआ, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त केस लॉ को अंडरलाइन किया हुआ है सो दैट वो हाईलाइट हो जाए क्योंकि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है. पर्सन एक्टिंग विदाउट ऑफर इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ द ऑफर. मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन में डिसीजन खत्म कर दिया, मेरे को इससे ज्यादा इसमें यहां पे जरूरत नहीं है. ठीक है, भले ही मैंने लालमन शुक्ला गौरी दत्त में 3-4 पॉइंट लिखवाए होंगे, यहां जो जरूरी है मेरे को सिर्फ उतना चाहिए. नीचे आंसर इट वॉज एडवाइज दैट. बात को समझिए, जब मैथ सॉल्व करते हो तो आंसर को अंडरलाइन करते हो, अकाउंट सॉल्व करते हो बैलेंस शीट टैली करके देते हो, यहां आंसर टैली कर दो. पूछा क्या है क्वेश्चन में कि प्लीज एडवाइज वेदर कटप्पा शॉल रिसीव द प्राइज मनी और नॉट. ये पूछा है, बोलो हाँ या ना, तो तुमने वो लिखना चाहिए. इट इज एडवाइज दैट कटप्पा शॉल नॉट रिसीव ₹1 crore ऑफ द ऑफर टू फाइंड द महेंद्र एज ही वॉज अनअवेयर ऑफ द ऑफर एंड एक्टेड ऑन इट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ योर आंसर शुड लुक लाइक. सर इसमें तो एक्सप्लेनेशन और आंसर में तो सर ऐसे ऐसे सर सिमिलर सिमिलर आ गया. किसने बोला एग्जाम में सिमिलर नहीं लिखना चाहिए करके? तुम तो कुछ के कुछ लिखते हो, उससे अच्छा तो ये बेटर है. और एटलीस्ट अगर मैं वैल्यूअर हूं, इस फॉर्मेट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या मार्क्स देके जाएगा. मैं वैल्यूअर हूं ना, और मेरे को क्वेश्चन याद है ना, और मेरे को प्रोविजन याद है, और मैं दिन के 100 पेपर अगर चेक करने वाला हूं ना. 100 पेपर मतलब तुम समझ नहीं रहे, एक वैल्यूअर दिन के 100 पेपर चेक करता है, मल्टीप्लाइड बाय तुम 20 क्वेश्चन पर पेपर सॉल्व करते हो, मिनिमम एवरेज 5 मार्क्स के. देयर आर 2000 यूजलेस आंसर्स एवरी सिंगल डे वैल्यूअर चेक. 2000 यूजलेस आंसर्स एवरी सिंगल डे वैल्यूअर चेक करता है. तुमको क्या लगता है पर पेपर वो कितना मिनट देता होगा? आपको बताओ, ऑन एन एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ वन क्वेश्चन इज 6 seconds. 6 seconds. 6 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2000 कर लो तो भी 12,000 सेकंड वो देने वाला है दिन के. डिवाइडेड बाय 60 सेकंड कर लो, कितने मिनट्स हो गए? 200 मिनट. बराबर है? बोलो हाँ या ना. 200 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट कर लो, कितने घंटे? 3.5 घंटे मिनिमम वो देगा. मैक्सिमम 3.5 घंटे मिनिमम. 6 सेकंड मिनिमम टाइम. 3.5 घंटे से लेकर 5 घंटे वो 100 पेपर चेक करने के लिए देता है. उससे ज्यादा वो देगा भी नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी है और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट. तुम्हारे पेपर सीए चेक करते हैं. तुमको लगता है एक सीए और तुम्हारे पर पेपर सॉल्व करने के लिए, चेक करने के लिए उसको मिलते हैं ₹100. समझ रहा है? अब जो 5 घंटे में ₹100 मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 क्वेश्चन वो 100 पेपर चेक कर रहा है तो दिन का वो कितना कमा रहा है? 10,000 5 घंटे में. वैल्यूअर का माइंडसेट पहचानो. 6 सेकंड मिनिमम, 10 सेकंड मैक्सिमम इज अटेंशन स्पैन फॉर द क्वेश्चन. अगर तुमने ये फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखा, तुम कैसे लिखते हो मेरे को मालूम है, तुम कैसे लिखते हो. तुमने कैसे लिखा मैं तुम्हारा आंसर बताता. ठीक है, कैसे लिखा होगा? सबसे पहले तो सेक्शन तुमको याद नहीं आया होगा, पढ़ा ही नहीं तो चलो कोई दिक्कत नहीं. फिर शुरू क्या किया? एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. हाँ मेरे को ईयर आता है. हाँ हाँ, as per Contract Act 1872, the offer, if not communicated, is not binding, and the person acting on it will not be eligible as he do not know the offer. Full stop. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता. फुल स्टॉप. आगे का कंटेंट तो खत्म हो गया, पर हम देखते मार्क्स कितने? 4. अरे 4 मार्क के लिए तो एक पेज लिखना जरूरी है ना, और मेरे तो 5 लाइन ही खत्म हुए सिर्फ. फिर आदमी खुद के निंजा टेक्निक्स बाहर लाता है.
The communication of the offer that is communicated. And such a communication will be complete when the offer is communicated to the person. When it is complete, the other person gets communicated and he acts on the communicated offer. If it does not act on the offer, and if the offer does not get communicated, there is no communication. And as per the prescribed section in a prescribed provision in a prescribed rule, it is prescribed that the prescribed offer shall not be prescribed in a prescribed way. It should be prescribed and acted in a prescribed manner. ये पढ़ने के बाद वैल्यूअर का मन होता है मार्क एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. अच्छा, ये होने के बाद ये खत्म हो गया. हाँ, इसके बाद में आखिरी 4 लाइन, फिर भी वो नादान से 5-6 लाइन बाकी रहते हैं वो पेज के. उनकी हिम्मत कि 4 मार्क के लिए इनकी 5 लाइन बाकी, वैसे कैसे बाकी रह गए. अब तो मेरा टैलेंट दिखाऊंगा. द पब्लिक कंपनी शॉल हैव 7 मेंबर्स. काय को तेरे को पूछा हमने कितने मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी. क्वेश्चन कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. बात काय की चल रही? ऑफर एक्सेप्टेंस की. इधर पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर, काय को घुसेड़े तूने? नहीं, मेरे को मालूम है, मैं तो पढ़ा है ना. आई एम अ विद्यार्थी. अब मैं परीक्षार्थी नहीं हूं. आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट का क्या है? स्टूडेंट पढ़ता है एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में जाके बनता है स्टूडेंट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. पढ़ाई करते वक्त एग्जाम 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 एग्जाम, एग्जाम में जाने का आई एम स्टूडेंट आई एम स्टूडेंट आई एम स्टूडेंट. इट शुड बी रिवर्स. पढ़ते वक्त यू शुड बी स्टूडेंट, एग्जाम में जाने के बाद एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए. मुझे एक बार बताओ, ऐसे 2000 यूजलेस आंसर्स इन अ डे, तुम्हारी तो भी हिम्मत है क्या रे कि 5-7 घंटे में ऐसे 2000 आंसर तुम देख पाओ एक दिन में? तुम सच बोलो, तुम्हारी हिम्मत है? तुमने जैसा आंसर लिखा है ना, ऐसे 2000 आंसर में तुम्हारे सामने आज रख दूं, तुम चेक करोगे क्या रे? वो सवेरे पूजा पाठ करके नहा धो के अगर चेक करने बैठा होगा ना, 4 मिनट बाद गाली बकेगा बीवी को. चाय ला. बीवी ने चाय लाई, ये चाय ली, नहा धोने का पानी लाया है. बच्चा आएगा उसके पास, उसका सगा बच्चा, पप्पा पप्पा मेरे साथ खेलो ना. खिलौना चाहिए. तेरे को खिलौना चाहिए? तेरे पप्पा का खिलौना हो चुका है यहां पे आंसर चेक करते करते. खिलौना चाहिए? ये ले पेपर ले, पुंगली कर. हाँ, क्यों ना करे वो ऐसा? क्यों उसका मूड खराब ना हो? ना ना, तुम बात समझो, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो. प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट तुम्हारी फेंकने की ताकत. इस उसके जिंदगी में ये जो बवंडर तूफान आया है और उसका ये जो जिंदगी जहन्नुम बना है, वो तुम्हारे आंसर की वजह से बना है. तुमने जो तुम्हारा टैलेंट दिखाया है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी गॉट टैलेंट, ये तुम्हारे टैलेंट की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है. अगर उसे गुस्सा आया है तो वो तुम्हारे ऊपर ही बरसेगा, और वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे वजह से तुम्हारे अगले पेपर पे भी बरसेगा. और एक बार ये जो लड़ लग गई ना, लड़ दिवाली में लड़ लेती है ना, अभी आ रही है दिवाली, पहला फटाका लगाओ तो सब तड़ 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 तड़, ऐसे ही सब पेपर निपट जाते. पहला पेपर वाहियात आया, गया, गेम ओवर. अगले पेपर का भी गेम ओवर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना. अब तुम सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के. चलो, तुम्हारा सेम कंटेंट, सेम पूरा वाहियात कंटेंट, मैंने सिर्फ प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके इन हेडिंग्स में बांट दिया. सेम कंटेंट पूरा वाहियात ही है, पर सिर्फ हेडिंग्स में प्रॉपरली बांट दिया. ये देखो, यहां अच्छे से वाहियातगिरी की है, यहां अलग से, यहां से यहां. तेरे को जहां वाहियातगिरी देखनी है वो देख ले. कंटेंट सेम है, सिर्फ मैंने फॉर्मेट में बांट दिया. कैन आई से कि सिर्फ इसको फॉर्मेट में डालने के लिए मेरे को पर क्वेश्चन हाफ से लेके 1 मार्क मिल सकता है? बोलो हाँ या ना. कंटेंट सेम है, पर कैन आई से कि सिर्फ फॉर्मेट में ठीक से डालने के लिए, क्योंकि देखो उसके पास पर क्वेश्चन 6 से 10 सेकंड का स्पैन है. अगर मैं वैल्यूअर हूं, मैं दिन के 2000 क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, 100 पेपर चेक कर रहा हूं, तो मेरा माइंडसेट सेट है कि सबसे पहले चीज मैं ढूंढूंगा वो है आंसर और केस लॉ. मैं प्रोविजन देखूंगा ही नहीं बे, मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ होंगूंगा भी नहीं. हट,
मेरा 6 सेकंड का अटेंशन स्पैन, में पहले केस लॉ ढूंढने पे लगाऊंगा, दूसरा आंसर ढूंढने पे लगाऊंगा। वो अगर मुझे पड़ गया मैं स्ट्रेट अवे मार्क्स दूंगा, वो अगर मुझे नहीं पटा तो तुमने मेरा समय खाया, और तुमने मेरा समय खाया मतलब मैं तुम्हारे मार्क खाऊंगा। तो मैं सीधा इस फॉर्मेट में मैंने कुछ नहीं किया। तुमने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जहां लिखा, मैंने उसको और बेटर वे में अंडरलाइन करके उसको फोकस करवा के दिया कि देख भाई ये पूरे आंसर में इधर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त है। He didn't even took a single second to notice that, क्योंकि जब वो ये पेज खोलेगा उसको क्वेश्चन नंबर दिमाग में फिट है, क्वेश्चन पेपर उसको रटा हुआ है। तुम इतने लकी नहीं हो कि दुनिया का पहला सवेरे का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर तुम्हारा ही चेक होगा, और अगर चेक हुआ तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन पड़ेगा। और अगर उसके दिमाग में क्वेश्चन फिट है, व्हाट ही विल सर्च फॉर फर्स्ट थिंग इज अ केस लॉ। पहले वो क्वेश्चन नंबर चेक करेगा, अच्छा हाँ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 लिखा है, सही है। फिर सीधा कहां जाएगा, केस लॉ किधर किधर, हाँ ये देखो केस लॉ अंडरलाइन किया है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। चल ठीक है, केस लॉ लिखा है मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे उसका डिसीजन पड़ेगा, अरे वाह क्या बात है। आंसर में क्या लिखा है, कटप्पा को कंपेंसेशन नहीं, बात खत्म, टिक टिक 4, देखेगा भी नहीं। ऊपर तुमने गाना भी लिखा ना शाहरुख खान का, तो भी नहीं देखेगा, हालांकि लिखना नहीं है। हाँ, बीकॉम का टैलेंट इधर नहीं चाहिए, ठीक है, लिखेंगे अपन सही। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन के लिए ठीक है, पर जब वो चैलेंज्ड फील करेगा, जब वो ये देखेगा कि तुमने 10 क्वेश्चन ऐसे कंसिस्टेंट सेम फॉर्मेट में लिखे हैं, ही विल फील चैलेंज, नाउ ही वांट अ चेंज। ऐसे 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये फॉर्मेट के ही वांट्स चेंज, अब उसका मूड अच्छा हुआ है, अब वो पत्नी को वापस हुए, वो चाय लाल चाट चाट के साफ कर फेंकी थी ना, बोलो हाँ है ना, बच्चे को वापस बुलाएगा, वो पेपर निकाल के दे, बोलो हाँ है ना। नाउ ही वांट्स टू चेंज, अब उसका मूड अच्छा है, अब वो क्या करेगा, अब वो हर बार सिर्फ केस लॉ और आंसर नहीं पड़ेगा, अब वो क्या पड़ेगा, अब वो तुम्हारे पेपर को लेगा सीरियसली। बस बात हो गई खत्म, अपने को यही चाहिए कि वैल्यूअर मेरे पेपर को सीरियसली ले। जहां उसने तुम्हारे पेपर को सीरियस नजर से देख लिया ना, तुम्हारे 5-10 मार्क वही बढ़ गए। कुछ तो भी उसको दो चैलेंजिंग बे, नहीं तो उसकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है, सीरियसली ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं पेपर चेक करता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि क्या पाप किया होगा मैंने पिछले जन्म में जो मेरे को ये पढ़ना पड़ रहा है। तुम सीरियसली तुम्हारे आंसर, तुम 2000 आंसर तुम खुद चेक करोगे क्या, तुमने जैसे लिखे हैं तुम नहीं करोगे भाई। और ये वैल्यूअर कम से कम 10 से 15 दिन लगातार करता है, एवरी डे 100 पेपर, कम से कम 1000 पेपर चेक करने के लिए आते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले एक बार सुन लो। अब 10 क्वेश्चन के बाद वो क्या ढूंढेगा, वो आंसर और ये नहीं पढ़ेगा, अब वो देखेगा ये बंदा इतने अच्छे से लिख रहा है तो चलो इसकी प्रोविजंस पढ़ के देखते हैं कितना मास्टर है, और तब हमारे कंटेंट का काम चलता है कि प्रोविजन में तू पढ़ ले भाई, प्रोविजन भी मैंने सही लिखा है, तो सभी रूल्स ऑफ ऑफर में ये एक रूल है, ये दूसरा रूल है, ये तीसरा रूल है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में तू देख ले, मैंने केस तूने जो दिया है वो पूरा डिस्कस नहीं किया है, पर तेरे लिए जितना जरूरी है वो मैंने डिस्कस किया है। मेरे आंसर की लेंथ देख ले, एक पेज पूरा कंप्लीट है, मैंने तेरे लिए कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी, और सबसे बड़ी बात वैल्यूअर भाई, मैंने तेरे को टॉर्चर नहीं किया है। तो वो मेरे को सिर्फ फॉर्मेट के लिए, सिर्फ फॉर्मेट के लिए 10वें क्वेश्चन के बाद सिर्फ फॉर्मेट के लिए वो भाई मेरे को आधे से 1 मार्क हैवी ही दे देगा। मेरा अगर कोई गलती भी हुआ ना, गलती से नीचे आंसर में मैंने इज वैलिड के जगह पे इज नॉट वैलिड भी लिख दिया ना, एक हाथ क्वेश्चन में आखिरी आखिरी के, तो भी बोलेगा ठीक है ना यार, ओके अभी तक टॉर्चर नहीं किया, बच्चा अच्छा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले एक बार ये सुनो, आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? आधे से 1 मार्क भाई साहब, सिर्फ फॉर्मेट, कहाँ कंटेंट अलग बात है, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने आधे से 1 मार्क मिल रहा है। तुम सॉल्व कर रहे हो 20 क्वेश्चंस 100 मार्क के लिए, मल्टीप्लाइड बाय पेसिमिस्टिकली आधा मार्क ले लो, इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तुमसे ज्यादा 10 मार्क की कीमत किसको मालूम? और ये 4 पेपर्स, ये तो मैंने लॉ का बोला, आई डोंट नो आप इकोनॉमिक्स में इसको लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, बीसीके में लगा सकते हो नहीं, लॉ में तो कम से कम लगा सकते हो। और लॉ में सिर्फ फाउंडेशन नहीं, ये सेम फॉर्मेट घुटवाते हैं हम, लिटरली घुटवाते हैं इंटर में। 250 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट, किसी भी बच्चे का खोल के देख लेना ऊपर, 250 क्वेश्चन 90 डेज में, ऊपर से 7 टेस्ट अलग बजा के रख दिया है। जब वो पेन उठाते हैं ना तो उनका इमोशन जीरो हो जाता है, दे आर नॉट एक्साइटेड, दे आर नॉट नर्वस, दे आर लाइक आर्मी ट्रेंड ऑफिशियल्स। उनको बोला ये क्वेश्चन लिखने का, वो जाके सीधा फायरिंग शुरू कर देते, सोचते भी नहीं है क्या है।
और आंसर ऐसे तनातन निकलते, दिमाग सोचने पे लगता ही नहीं उनका। उन्होंने पेन उठा लिया, प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट के अंदर सेक्शन, दान 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 दान। अभी जो ये 2 लोग रोज देके गए ना, 3 लोग, ये इसी वजह से देके गए हैं। उनको पूछ लेना, अगर तुमको मिले ना बाहर, उनको पूछ लेना कि उनके साथ क्या किया मैंने। वो परेशान हो गए थे, वो दिन में हर रोज मेरे को गाले देते थे 4-4, 5-5 क्वेश्चन एवरीडे, 2 क्वेश्चन क्लास में, 3 क्वेश्चन होमवर्क। तुम्हारे साथ भी यही करना है अगले 20 दिन, नुस्ती मारामारी। आपको पता है आपका बेस्ट आंसर कब निकलता है? जब तुम्हारा सबसे बड़ा तकलीफ क्या है पता है? जब क्वेश्चन पढ़ लिया ना, और ये तो मेरे को आता है, आज तो मैं इसको फाड़ के रखूंगा। क्या फाड़ा तुमने? नहीं, मेरे को बताओ क्या फाड़ा तुमने? जो आंसर लिखा है इसके कंपैरिजन में क्या है, वो क्या उखाड़ लिया तुमने? एक्साइटमेंट सबसे बड़ा शत्रु। आंसर, अच्छा आंसर लिखने वाले का सबसे बड़ा शत्रु एक्साइटमेंट। और दूसरा प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखा कुछ ही नहीं आ रहा, भगवान अगले अटेम्प्ट में पढ़ के आऊंगा, नर्वस, सबसे बड़ा दूसरा शत्रु। सर एक्साइट नहीं, नर्वस नहीं, तो आंसर लिखे कैसे? शांत चित्त से। देयर आर नो इमोशंस, जो रिक्वायर्ड है वो करना है। इमोशन आया, आंसर बहका, जहां इमोशन घुसा वहां आंसर गया। तुमको अगले 20 दिन का मिलिट्री ट्रेनिंग, मेरे हाथ में तो बहुत ज्यादा दिन है नहीं, मैं चाहता काश रहता, पर मेरे हाथ में ज्यादा दिन तो है नहीं। अगले 20 दिन में मेरे को बस यही करना है, ये तुम्हारे अंदर के इमोशन बाहर निकालने हैं, और ये फॉर्मेट में तुमको मिलिट्री ट्रेन करना है। 20वें दिन के बाद जब तुम पेन उठाओ तो 0 इमोशन के साथ उठाओ, शांत दिमाग के साथ उठाओ। द आंसर विच इज गिवन विद द काम माइंड इज द बेस्ट आंसर। और मैं आपको इतना प्यार से बोल सकता हूँ, 20 दिन बाद तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि तुम लिख रहे हो और तुमको टाइम पे भी बहुत अच्छी चीज़ें सूझ रही है, और शांत दिमाग में ही चीज़ें सूझती है। एक्साइटेड दिमाग चीज़ें नहीं सूझती, नर्वस दिमाग को भी कोई चीज़ें नहीं सूझती। काम माइंड, एकदम फोकस्ड, काम, शांत, ऐसे आंसर निकलना चाहिए। आंसर समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर नो, अरे जोर से। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बोलो हाँ या ना। कल अपन एक काम करेंगे, आज वापस से क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, सेम इस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए। कल एक काम करेंगे, ये फॉर्मेट के कल हम रूल्स लिखेंगे, पूरे रूल्स लिखेंगे कि ये फॉर्मेट बना कैसे है, क्या है, और मैं हर रूल का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं आपसे क्यों ये करवा रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और आपको लॉजिकली बताऊंगा व्हाई दिस फॉर्मेट इज वेरी नेसेसरी, एवरी सिंगल पॉइंट, इवन नंबरिंग ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मेरे को कल सेम आंसर चाहिए, ट्राई कीजिए ऐसा का ऐसा है, और शांत दिमाग से लिखिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर नो। आज के लिए इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बोलो।